एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें हम एक पर्टिकुलर ग्राफ लेंगे जिसमें सेंटर है, इसके एरो लिया गया है, इसमें सेंटर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 है। इसके राइट साइड पे 10⁻3, इसके लेफ्ट साइड पे लिया गया है 10। यहाँ पे जो वैल्यू है H2 Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी ये जो केस है ना, ये केस है कि लार्ज वैल्यू इक्विलिब्रियम यानी 10⁻3 से ज्यादा राइट साइड पे। तो H2 जब Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2HBr क्रिएट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 5.4 × 10⁻18 यानी कि 10⁻3 से ज्यादा। इसका मतलब है ये रिएक्शन जो होगी ये कंप्लीट होगी। कौन सी कंप्लीट रिएक्शन होगी? ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। लेकिन अगर इंटरमीडिएट की बात की जाए, इंटरमीडिएट के केस में अगर जो वैल्यू है 10⁻3 से 10⁻³ के बीच में हो, जैसे कि H2 अगर I2 के साथ रिएक्ट करे तो 2HI क्रिएट कर रहा है, इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो 57.0 होगा और ये जो रिएक्शन होगी वो 700 केल्विन टेम्परेचर पे होगी। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होगा वो कंपैरेटेबल होगा। और अगर बात करते हैं लो वैल्यू इक्विलिब्रियम की, यानी कि 10⁻³ तक, ठीक है ना, 10⁻³ तक, यहां तक की बात करते हैं, तो इस टाइम पे एग्जांपल कि N2 गैस O2 गैस के साथ रिएक्ट करके 2NO2 क्रिएट कर रही है, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम है 4.8 × 10⁻31। ये जो रिएक्शन है 298 केल्विन टेम्परेचर पे हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट करती है कि बहुत स्मॉल एक्सटेंड होगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो रिएक्शन है हार्डली प्रोसेस करेगी। तो ये जो ग्राफ है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अब इसमें प्रेडिक्टिंग करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस की, हमारे पास एक रिएक्शन है। नॉर्मली अगर हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन आती है, ए बी रिएक्ट करके XY बना लेते हैं और XY फिर से A और B बना लेते हैं। अगर इसे क्वोशिएंट की फॉर्म में लिखें, यानी पहले तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर इसमें क्वोशिएंट लिखें, यानी कि एक कोई भी स्टेज रिएक्शन की किसी दूसरी स्टेज से जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, उसकी जो कंसंट्रेशन रेशो है उसे एक्सप्रेस करें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में, जिसे कि कंसंट्रेशन कोशेंट कहा जाता है। ये रिएक्शन कोशेंट होता है जिसे QC से या Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट X⁻X Y⁻Y अपॉन A⁻A B⁻B। इसे अब K जो है हमारा इक्विलिब्रियम कोस्टेट होता है, Q हमारा कोशेंट होता है। अगर Q रेड वाला Q है, ग्रीन वाला K है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कोशेंट, अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर कोशेंट ज्यादा है यानी कि Q की वैल्यू ज्यादा है मतलब कि रिएक्शन बैकवर्ड होगी, लेकिन अगर Q कम है और K की ज्यादा है मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। इस तरह से जो है प्रेडिक्शन देते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। कोशेंट ज्यादा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड होती है, कोशेंट कम होता है और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K ज्यादा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होती है। और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम आता है। अगर इसमें कैलकुलेशन देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, मान लीजिए आपके पास अलग अलग स्टेप्स में लेते हैं इन्हें। सबसे पहले हमने एक इक्वेशन लेनी है, आपने सिंपल सी इक्वेशन लिखी है कि 2A जब B के साथ रिएक्ट कर रहा है तो C+2D बना रहा है। सबसे पहले जरूरी है इसे बैलेंस करना, ठीक है ना। तो
फर्स्ट टाइम में अब बैलेंस इक्वेशन लेंगे, बैलेंस इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट टाइम में बैलेंस करके लेते हैं इक्वेशन को। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अलग अलग स्टेप्स फॉलो करते हैं कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में। तो सब दूसरा हमने क्या करना है, एक x को एज्यूम करना है, स्मॉल x को एज्यूम करना है कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्शन रिएक्ट हो रही है और जो हमारे प्रोड्यूस कर रही है और फॉर्मेशन कर रही है, हमने उसमें x को प्रिडिक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, 2a है, 2a मान लीजिए इसको हमने ये है हमारे पास a पर मोल लीटर, ठीक है, ये है b पर मोल लीटर, ये है हमारे पास c पर मोल लीटर, d पर मोल लीटर होगा। तो ये हमने एक x एज्यूम कर लिया, स्मॉल x, जो कि बताएगा रिएक्शन को, प्रोडक्ट फॉर्म्ड को। यानी कि अगर A2A है तो इसको हम लिखेंगे A माइनस एक्स, B के नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो B माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि हमने 2 को x पुट किया है तो x अपॉन 2, और यहाँ पे भी C में भी x अपॉन 2 और D में हम सिर्फ x ही लेंगे क्योंकि इसके साथ भी 2 है। अब Kc क्या आ जाएगा, Kc की वैल्यू C d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, b यही वैल्यू रहेगी। हमने इसको x से रिप्रेजेंट किया था तो हम इसे कैसे लिखेंगे, c को x अपॉन 2 ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x की स्क्वायर क्योंकि 2 था यहाँ पे, अपॉन a माइनस एक्स की स्क्वायर क्योंकि 2 मोल्स थे, और b माइनस एक्स अपॉन 2। इस तरह से हम ये जो है हमारे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की तो ये स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जो यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, अगर उनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, रिएक्टेंट को बढ़ा दें, तो जो इक्विलिब्रियम है ना वो भी चेंज हो जाती है, इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में बहुत चेंजमेंट आता है, फर्क पड़ता है। नेक्स्ट जो है चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें ना या फिर कम कर दें तब भी इक्विलिब्रियम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। प्रेशर का अगर प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं, तब अगर कोई कैटलिस्ट को ऐड करें तब भी इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ता है, या कोई इनर्ट गैसेस को ऐड करें। अब देखिए प्रेशर, टेम्परेचर और रिएक्टेंट को तो आप समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होने देते। अब कैटलिस्ट की बात हो रही है तो मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है कि H2O2 के साथ रिएक्ट करके 2H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ना ये रिएक्शन होती नहीं है। अगर नॉर्मली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ऑर्डिनरी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंबाइन होकर वाटर प्रोड्यूस नहीं करेगा ऑर्डिनरी कंडीशन में। ऐसा करवाने के लिए हमें इसमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। कैटलिस्ट एक इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, एक रिएक्शन क्विक रिएक्शन करते हैं और इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, जिस वजह से H2O2 के साथ मिलकर H2O गैस प्रोड्यूस करने में कैपेबल होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसमें हमने 298 केल्विन का टेम्परेचर लेते हैं और उस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाते हैं, तब हमारे पास ये जो है गैस प्रोड्यूस होती है। ऑर्डिनरी कंडीशन में हम ये रिएक्शन वर्क नहीं करती है, इसलिए कैटलिस्ट कई रिएक्शन में डालने पड़ते हैं ताकि उसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो, इस वजह से ये लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इनर्ट गैसेस जो होती हैं, इनर्ट गैसेस का भी अपना इफेक्ट होता है। इनर्ट गैसेस जो होती हैं ये भी इक्विलिब्रियम अटेन करती हैं, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे भी होती हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, और इस तरह से इनमें इक्विलिब्रियम को अटेन किया जाता है। तो ये जो फैक्टर है, अब अगर आप टेम्परेचर, कोई रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरी स्टेट में। अब वो उस स्टेट में नहीं रहता जो उस स्टेट में था, यानी अगर आप किसी उस प्रोसेस को छेड़ोगे ना तब इक्विलिब्रियम में चेंजमेंट्स आते हैं।
या फिर आप क्लोज वेसल में ही इक्विलिब्रियम होता है, ओपन में इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।